अगर आप लोग भी एनएफटीज के अंदर टाइम या पैसा इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कम से कम 4 लाख पाकिस्तानी रुपए सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर कमाए, और वो सिर्फ और सिर्फ एनएफटीज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके कमाए। अब ये वीडियो मैं डिटेल्ड बनाने चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि अगर आप लोगों का कभी माइंडसेट बनता भी है कि मैं एनएफटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो क्या सोच समझ के आपको उसके अंदर पैसा डालना चाहिए, क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त। तो आपने कोशिश करनी है कि ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोग कोई भी एक स्टेप मिस ना कर जाए और आपको बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। आप लोगों की शदीद डिमांड के ऊपर आपका भाई आप लोगों के साथ फुल एंड फेयर नॉलेज इंशाल्लाह शेयर करेगा। मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि एनएफटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है और क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी होती है। डिस्क्लेमर मैं साथ में देता चलूं कि मैं किसी को भी इनकरेज नहीं करा कि वो घर वालों की ज़मीनें बेच दे, अपनी ट्यूशन फ़ी या यूनिवर्सिटी की फ़ी जनाब साहब उसे एनएफटी या क्रिप्टो ख़रीद के रख ले। मैं कभी भी इस चीज़ की इंकरेजमेंट नहीं दे रहा। साथ में इस वीडियो के अंदर कोई भी किसी किस्म की इंकरेजमेंट ये नहीं होगी कि आप ये वाला एनएफटी ख़रीद लें या ये क्रिप्टो कॉइन ख़रीद लें। कोई किसी किस्म की मैं आपको इंकरेजमेंट नहीं दे रहा। मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ से रिजल्ट्स लेता हूँ सिर्फ वही नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका माइंडसेट बनता है तो आपको पता हो कि यार इस चीज़ के अंदर ये काम ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें जो एक बिगनर किस्म का बंदा कर जाता है और आपका साथ में नॉलेज भी बढ़ जाए। और अगर ज़िंदगी के किसी मोड पे आप लोग इस काम के अंदर पैसा डालना चाहें तो आप लोग डाल लें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ी सी बिगनर्स के लिए डिफाइन कर दूं कि एनएफटीज होते क्या है। एनएफटीज को बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप डिजिटल एसेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं वो आपका एनएफटी बन जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वीडियो अच्छी पड़ी हुई है, एक तस्वीर अच्छी पड़ी हुई है, उसको आप जब भी किसी डिजिटल एसेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे मींस ये कि वो एक प्रॉपर उसका एक कोड हो जाएगा कि ये जो चीज़ है ये मिस्टर XYZ की है, इसके अलावा इसकी जो वैलिडिटी है वो कोई और बंदा नहीं कर सकता। तो उसको बेसिकली आसान लफ्ज़ों में कहते हैं एनएफटी। एनएफटीज बेसिकली शुरू ये हुए थे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पिक्चर्स बना के उनको मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स के ऊपर चढ़ा दिया था और वो कहते थे कि ये जो बंदा ख़रीदेगा वो इमेज सिर्फ उसी बंदे का होगा, कोई बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक प्लेन है, प्लेन का एनएफटी मैंने ख़रीद लिया है तो वो जो तस्वीर है उसके सारे के सारे कॉपीराइट्स ज़िंदगी भर मेरे पास ही रहेंगे, वो किसी और के पास नहीं जाएंगे तब तक मैं जब उसको ट्रांसफ़र नहीं कर देता। ठीक है, तो आसान लफ्ज़ों में एनएफटीज़ ये चीज़ होती है। ठीक है, अब जब इसमें इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती है। बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट आपने देखना होता है किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपने ये देखना होता है कि वो किस चेन के ऊपर है। अब चेन आपके पास बिटकॉइन भी है, आपके पास एथेरियम भी है, आपके पास सोलाना भी है। उसके अंदर भी फिर इसकी ना एक रीज़न होती है। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही इनसाइट है जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मिले है। ये आपको ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा। देखें, बिटकॉइन के अंदर आप पैसा डालते हो, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। ठीक है, बिटकॉइन जब आप कोई भी किसी किस्म का लोग जो क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं उनको भी पता होगा, कोई भी आप क्रिप्टो खरीदते हो ना तो उस क्रिप्टो की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है तब आपको प्रॉफिट लॉस होता है। एनएफटीज में आपको डबल फ़ायदा है। डबल फ़ायदा ऐसे है कि आप जब एनएफटी किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एथेरियम के ऊपर एनएफटी खरीद लिया, अब एथेरियम की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही होगी तो तब भी आपने जो एथेरियम में एनएफटी खरीदा होगा आपको उसके अंदर फ़ायदा हो रहा होगा। दूसरा आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जो एनएफटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी अपनी एक फ्लोर प्राइस होती है। फ्लोर प्राइस ये कि जितने ज़्यादा लोग उसके अंदर पैसा डालते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर उतनी ही उसकी फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस उसकी हाई होती जाती है। मींस ये आसान लफ्ज़ में समझाता हूँ कि एक एनएफटी आपने $10 का ख़रीदा था। ठीक है, अब $10 को आप इथेरियम में कन्वर्ट कर लेंगे जितने भी वो इथेरियम बनते हैं। मिसाल के तौर पे एक एनएफटी आपने 0.02 इथेरियम का ख़रीदा था। ठीक है, अब वो आपने ख़रीदा था जब इतने ज़्यादा इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं थे, लेकिन जब उस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादातर लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया उसकी फ्लोर प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। ऑटोमेटिकली होती है, ये ऑटोमेटिकली हाई होगी। जो फ्लोर प्राइस आपने $0.02 पे 0.02 एथेरियम पे ख़रीदा था आज वो 0.5 एथेरियम हो जाती है। तो बगैर कोई एफर्ट किए आपका जो पहले वाला एनएफटी था 0.02 एथेरियम वाला वो आज 0.5 एथेरियम का हो गया। उसमें अब डबल मज़ा ये आता है कि देखें एथेरियम की वैल्यू भी, अगर एथेरियम जो एज अ कॉइन है, एज अ टोकन है, वो भी अगर ऊपर जा रहा है आपको वहाँ से भी प्रॉफिट आया
आपने जो उसका टोकन खरीद के रखा हुआ था, एनएफटी खरीद के रखा हुआ था, उसकी फ्लोर प्राइस ऊपर गई, आपको वहां से भी प्रॉफिट आया। मींस आप डबल डबल जगह से पैसे कमाते हो इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करो। तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे बेहतर यह है कि आप कोई एनएफटी प्रोजेक्ट के अंदर कर लें, इसमें आपको डबल डबल प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि आप किस चेन के अंदर इन्वेस्ट करें, ये आपको कैसे डिसाइड करना है। तो आपने ये चीज डिसाइड करनी है बेसिकली, बाइनेंस की ऐप डाउनलोड कर लें या कॉइन गेको जो डॉट वेबसाइट जो सी है आप उसके ऊपर चले जाएं। आपने पहले जाके ये चीज स्टडी करनी है कि कौन सी चेन का कॉइन ज्यादा ऊपर जा रहा है। इथेरियम आजकल ज्यादा ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ज्यादा ऊपर जा रहा है, सोलाना जा रहा है। जो आपको लगता है कि जिसका फ्यूचर ब्राइट है, जो ज्यादातर जिस तरह बिटकॉइन का लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, तो आप कोशिश करें कि फिर ऑर्डिनल्स खरीद लें। मतलब बिटकॉइन चेन के ऊपर जो एनएफटीज होते हैं उसको ऑर्डिनल्स कहते हैं, ठीक है। तो आप ऑर्डिनल्स खरीद लें। अगर आपको लगता है इथेरियम ऊपर जा रहा है तो आप इथेरियम के रिलेटेड जितने एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी करें, वहां से जाके इथेरियम के रिलेटेड एनएफटीज खरीद लें। इस तरह ये होगा कि आपका रिस्क फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज होता जाएगा। अब ये तो हो गया कि आपने सबसे पहले चेन सेलेक्ट कर ली कि आप किस चेन के अंदर पैसा डाल रहे हैं, किस चेन के ऊपर जो एनएफटी पड़े हुए हैं वो खरीदना चाह रहे हैं। अगला जो मेजर काम होता है, आपने जिस प्रोजेक्ट के एनएफटी खरीदने हैं आपको उसकी स्टडी करनी पड़ती है। अब उसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है? मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेनेशन में बताया कि फ्लोर प्राइस होती है प्रोजेक्ट की, जितने उसके अंदर इन्वेस्टर आते जाते हैं वो फ्लोर प्राइस ऊपर आती जाती है, उससे आपको बहुत सारा पैसा बनता है। अब किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टर आने हैं नहीं आने ये भी प्री डिसाइडेड होता है। आप प्रोजेक्ट को स्टडी करते हो तो आपको पता लग जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि इसके अंदर कोई आके इन्वेस्टर अपना पैसा डालेगा। इस चीज़ को आपको स्टडी करना पड़ता है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए आप प्रॉपर प्रोजेक्ट को पढ़ते हो, उसका वाइट पेपर स्टडी करते हो कि प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों हुआ, किसने किया, इसकी यूटिलिटीज़ क्या हैं, कि प्रोजेक्ट के जो फाउंडर्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो फ्यूचर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं। आपने बेसिकली ये देखना होता है कि कितनी इसके अंदर यूटिलिटीज़ हैं प्रोजेक्ट की जो किसी एक बाहर के बंदे को इनकरेज करेंगी कि वो एनएफटीज खरीदे। जाहिर सी बात है, जितने बंदे एनएफटीज खरीदेंगे तभी उसकी फ्लोर प्राइस ऊपर जाएगी ना, तभी उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने प्रोजेक्ट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, वो कहता है कि यार जो मेरी ये वाली कलेक्शन खरीद लेगा, मिसाल के तौर पे उस कलेक्शन के अंदर 1000 एनएफटी हैं, वो कहता है कि हर बंदा एक एक एनएफटी खरीद सकता है $5 का, और जो बंदा एक दफ़ा ये एनएफटी खरीद लेगा मेरी अगली कलेक्शन में से उसको फ्री एनएफटी दिए जाएंगे। अब ये होती है विन विन सिचुएशन। आप वो उसकी कलेक्शन खरीद लेते हो, बाकी भी लोग सिर्फ ये सोच के खरीद लेते हैं कि अगले फ्री एनएफटी मिलेंगे, और अगर वो बंदा वाकई में ही अगली दफ़ा आपको फ्री एनएफटीज दे देता है आपकी मौज लग जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स जो से प्रोमिस बहुत करते हैं कि यार हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब उनकी कलेक्शन थोड़ी सी बिक जाती है वो टोटली ही स्क्रीन से गायब हो जाता है। उस तरह ये कि जो आपने पैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर डाले थे, जो उसकी फ्लोर प्राइस थी वो वहीं पर रहेगी, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नुकसान ये हो जाएगा कि आपको उसके जो टैक्सेस होते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में या टेक्निकल वर्डों में गैस फी कहते हैं, वो कॉस्ट आपको फजूल में पड़ जाती है। तो इस तरह ये कि आपको प्रोजेक्ट का स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट को आपको स्टडी करना होता है, आपने देखना होता है कि उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं। फॉलोअर्स ये ना देखो कि खाली बस गुड मॉर्निंग के मैसेज करने वाले कितने हैं, ये देखो कि कितने सीरियस कम्युनिटीज़ हैं, कितने सीरियस लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जो पोटेंशली उस प्रोजेक्ट को किसी भी वक्त ज़मीन से लेकर आसमान पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द एनएफटी प्रोजेक्ट, ताकि आपको पता हो कि यार मैं जिस चीज़ के अंदर पैसा डाल रहा हूँ कल को मेरा पैसा यहाँ पे स्टक नहीं हो जाएगा, इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये सब कुछ आपको प्रोजेक्ट्स की स्टडी करना आएगी तो तभी आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिलने वाले हैं, वरना तो भाई साहब रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब पहली अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप क्रिप्टो कॉइन्स देखते हो कि भाई साहब कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा। उस कॉइन्स की स्टडी की बेसिस पे आप चेन सेलेक्ट करते हो कि किस चेन के एनएफटीज में मैं इन्वेस्ट करूंगा। 3 ही फेमस चेन्स है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इथेरियम, सोलाना और बिटकॉइन। इसके अलावा फजूलियात बीएनबी पे भी बड़ी चली हुई हैं, और वो पाई नेटवर्क वाली फजूलियात, इस टाइप की फजूलियात पे आपने तवज्जो ही नहीं देनी। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यही टोटल वो 3 ब्लॉकचेन्स हैं जिनके ऊपर एनएफटीज आजकल आते हैं। ज़्यादातर लोग एनएफटीज के प्रोजेक्ट इन्हीं 3 चेन्स के ऊपर लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है कि आप किस चेन के प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे सोलाना के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इथेरियम के किसी प्रोजेक्ट के अंदर करना चाहते हैं, या बिटकॉइन जिसको ऑर्डिनल्स कहते हैं, आप उसके किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं पैसे बना रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ बताना। ठीक है, आप लोगों ने आगे करना वही है जो आप लोगों के समझ में आता है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना,
इन 3 के अंदर NFTs के अंदर इन्वेस्ट करना वो तो करो, अदरवाइज कहीं पे NFTs खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फजूल से प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि हमारा NFT खरीदे, लेकिन बहुत ही फजूल चीज़ है, कोई आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला, उल्टा जो पैसा डालोगे वो भी फंस जाएगा। ठीक है, इन तीन की तीन चेन्स के ऊपर ही जनाब साहब डिसाइड करो कि किसके ऊपर पैसा डालना है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, लाइक ओपन सी होगी, सबसे जो अच्छी वेबसाइट है वो मैजिक हिडन है। आप मैजिक हिडन के ऊपर जाओ, सोलाना के NFTs खोलो, एथेरियम के खोलो, बिटकॉइन के खरीद NFTs खोलो, उनको स्टडी करो कि यार लास्ट जो 7 डेज़ है, 60 डेज़ है, 30 डेज़ है, किस किस प्रोजेक्ट्स के ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, क्या क्या वो आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। उनकी जाके वहाँ पे ट्विटर्स के लिंक होते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं, उनको जाके खोलो, उनको स्टडी करो, देखो। आपको समझ आनी चाहिए कि यार उनके जब सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि इन जो प्रोजेक्ट फाउंडर्स हैं इनके अगले एम्स एंड एम्बिशंस क्या हैं, उनको मद्देनज़र रखो। काफ़ी दफ़ा ये होते हैं कि वो हाइप क्रिएट करते हैं जानबूझ के, फ्री सेल्स लगा के, उल्टे सीधे टैक्टिक्स लगा के। वो हाइप क्रिएशन से ये होता है कि अचानक से आपके ग्राफ बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो आपको पता हो कि आपने किस टाइम के अंदर उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना है NFTs के अंदर पैसा कमाने में। मैं ये आप लोगों को जाहिर सी बात है एक 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बना के आपको NFT इन्वेस्टर एक्सपर्ट तो नहीं मैं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता, ना मैं ऐसे झूठे प्रोमिस कर सकता हूँ। मेरा काम था सिर्फ आप लोगों को गाइड आउट करना, जो कि मैंने बड़ी एक सरफेस लेवल पे आपको अच्छी गाइडेंस दे दी है। मैं अगेन रिपीट करता चलता हूँ कि 2 फैक्टर्स इसके अंदर आपको स्टडी सबसे पहले करने होते हैं। सबसे पहले ये कि आप किस चेन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्लॉकचेन कौन सी है उसकी, मतलब आसान लफ्ज़ों में उसके अंदर आप बिटकॉइन के ऊपर जो बने हुए NFTs उनको कर रहे हो, इथेरियम के ऊपर बने हुए उसके ऊपर कर रहे हो, या आप सोलाना के ऊपर कर रहे हो। इन तीनों में से वो सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आप किसी भी मार्केट प्लेस पे चले गए। मार्केट प्लेस का नाम भी मैंने आपको मैजिक हिडन बता दिया, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप देखते हैं कि जो टॉप 10 to 20 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं उनमें से आपको किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और मैं आपको एंड पे चीज़ बताता चलूँ कि एक बड़ी प्यारी चीज़ होती है, वो ये कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अक्सर आपको फ्री NFTs भी देते हैं। अब फ्री NFTs में आपको मौज ये लगती है कि अगर आपको पता लग गया कि एक अच्छा प्रोटेशनल प्रोजेक्ट आ रहा है, आप उसको स्टडी करते रहते हो, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स विजिट करते रहते हो, आप देखते हो कि यार ये लोग क्या ऑफर करने जा रहे हैं, क्या इनका फ्यूचर है, आप देखते रहते हो। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो अनाउंस करते हैं कि भाई साहब हम 10 फॉर एग्जांपल NFT फ्रीज दे रहे हैं, उसके वो क्विज़ होते हैं, कुछ कंपटीशंस होते हैं, आप उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, आपको फ्री NFTs भी मिलते हैं। उस तरह आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि जो फ्री NFT आपको मिला है, कल को उसकी फ्लोर प्राइस $15 हो जाती है, $20 हो जाती है। भाई आपको तो फ्री में मिला था ना, जितने का भी बेच दोगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी स्टडी करें, लेकिन जो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी आपने स्टडी तब करना है, पहले आपने देखना है कि वो चेन किसके ऊपर है, बिटकॉइन के ऊपर, एथेरियम या सोलाना, इसके अलावा किसी और चेन के ऊपर हो आपने उसके अंदर पैसा नहीं डालना। उसके अलावा आपने ये चीज़ देखनी है कि वो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल भी है, वो कोई फ्यूचर के साथ आया है कि नहीं आया, या खाली बस वो आप लोगों का टाइम ज़ाया करने आया है। क्योंकि जो फ्री NFT होता है उसके ऊपर भी आपको NFT के पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन जो उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी होती है वो आपको देनी पड़ती है, जिसको गैस फ़ी कहा जाता है। तो वो कभी आपकी $10 भी हो सकती है, $5 भी हो सकती है, $2 भी हो सकती है। तो वो जो 5 या $2 आपने लगाना है उसको भी वाइजली आप लोगों ने लगाना है। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो फ्री NFTs होंगे उसका भी, जिसके पास इतना बजट नहीं है पैसा NFTs में डालने का, वो फ्री NFTs विन कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको दिमाग लगा के सोचना है कि मैं किस प्रोजेक्ट के फ्री NFTs के अंदर पैसा डाल रहा हूँ, किसके नहीं डाल रहा, ताकि ऐसा ना हो कि कोई नया प्रोजेक्ट फजूल सा लॉन्च हुआ है, आप उसके ऐसी फ्री वाले NFTs 10-12 खरीद के बैठ जाओ, और 10-12 अगर NFTs खरीदते हो कम से कम आपकी $40-45 गैस फी लग जानी है। आपने ऐसी $40-45 आपने वेस्ट कर दिए हैं, बाद में वो बिकता ही नहीं है, आप फारिग बैठे रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक एक पर्सपेक्टिव को आप स्टडी करते हो, तभी मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं होता जितना दिखाया जाता है। मैंने तभी आप लोगों को पोस्ट लगाने के बाद भी कहा था कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये टेक्निकल चीज़ें, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बंदा अपनी जमा पूंजी ऐसी फजूल में किसी चीज़ के अंदर डाल दे और वो डुबा के बैठ जाए। ठीक है, सरफेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल की जो रियलिटीज़ थी वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ। ये बहुत बड़ी गेम होती है, इसको स्टडी करना पड़ता है, स्टडी करते हो तो आप इसके अंदर कामयाब हो, अदरवाइज़ नाकामी ही नाकामी है। ठीक है, मज़ीद आपके इसके रिलेटेड कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, NFT इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे आप लोग अपनी NFT कलेक्शन लॉन्च कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को एक डिटेल में वीडियो बना के समझा दूँ। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।